नमस्कार प्यारे बच्चों, गंगा एकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का ये मंच है, प्लेटफॉर्म है, आप सभी का परिवार है। चैनल पर आप सभी आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियोस पब्लिश होते ही आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और हर टॉपिक, हर वीडियो आपसे कोई छूटने ना पाए और वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करके एक सरकारी नौकरी अचीव कर लीजिए। आपके घरों में जब सरकारी नौकरी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। तो आप सभी लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। आपका प्यार और सपोर्ट हमें निरंतर अगला वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है और इस एनर्जी से हम दिन रात संघर्ष करते हुए आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप संपूर्ण तैयारी कराने के लिए परिश्रम करता हूं। तो आप सभी बस इतना सा गुजारिश है कि चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पे से इतना फैला दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक इसे पहुंचा दीजिए। और आप सब चैनल से जुड़कर वीडियोस को देखिए और 2-4 बार हर वीडियोस को देखेंगे, सारी चीज़ें रट जाएगी। मैं आप सभी को परीक्षा में क्वालिफाई कराने का मेरा उद्देश्य है और जो भी मैं पढ़ाता हूं आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो मेरे पढ़ाई हुए सारी चीज़ें आपको वहां मिलेंगी। तो आप सब बस इसे लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, वीडियोस को देखते जाइए। तो चलिए, मैंने पिछले सेशन में आपको सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा किया था। मैंने अगर पिछले सेशन को थोड़ी सी रिकॉल कर दें कि पिछले सेशन में मैंने क्या पढ़ाया था, फिर वहीं से आज हम कंटिन्यू होंगे, वहीं से आगे के क्रम को जोड़ता हूं। तो मैंने पिछले सेशन में आपको आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ाया था। तो आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने आपको इसके बारे में बतलाया और इसको किस काल में रखते हैं, किस सभ्यता काल में रखते हैं। तो मैंने आपको आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु सभ्यता में बताया था कि इसे हम सिंधु सभ्यता में रखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसी नाते इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सब पॉइंट पर मैंने डिस्कस किया था। जैसे नामकरण कौन किया था, आकार कैसा है, सर्वेक्षण कौन किया था, जानकारी किसने दिया था, ये सारे इतिहासकारों की चर्चा हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। आप जब वीडियो पर इससे पहले वाली वीडियोस को देखोगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि हर वीडियोस को आप सब क्रम से देखिए। जब क्रम से सारी वीडियोस को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आएंगी और समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आप सभी वीडियोस को व्यवस्थित होकर क्रमबद्धता के साथ देखिए। फिर भी कहीं कोई कठिनाई आती है, कमेंट करके हमसे पूछिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़कर डाउट क्लास के माध्यम से पूरी समस्या का समाधान करूंगा। तो आज मैं आपको आज के सिंधु घाटी सभ्यता में आज मैं आपसे ये बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली अगर शहरी सभ्यता कोई थी तो मेरे प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता थी। आपसे कि परीक्षा में ऐसे पूछ लिएगा कि निम्नलिखित में से बताइए विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक था, तो 2500 BC से 1750 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता
की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ये लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। शहरी सभ्यता पर आपके परीक्षा में पूछ लेगा, निम्नलिखित में से बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता निम्नलिखित में से बताइए कौन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका ऑप्शन वहां सही होगा। तो याद कर लीजिएगा कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता पर भी अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। और इस सभ्यता का विकास कब से कब था। तो लिख लीजिए 2500 बीसी से 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक था। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। आपको बीसी और एडी में कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको वहां बीसी और एडी की चर्चा किया था, पहले वाले वीडियो में। क्या कि ईसा के जन्म के जो पहले की घटनाएं हैं उसे हम बीसी में पढ़ते हैं, और ईसा के जन्म के बाद की जो घटना है उसे हम एडी में पढ़ते हैं, यानी ईस्वी में पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समयावधि कब से कब था। तो लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक था। अब अगर हम इसका उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा ज्ञान कराऊं तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, पूरब में क्या था, पश्चिम में क्या था। तो आप लिख लीजिए सिंधु घाटी, ये दिशा का अगर ज्ञान कराएं तो सिंधु घाटी देखो यहां ऊपर ये आपको उत्तर पढ़ा जाता है और नीचे आपको दक्षिण, और इधर आपको पूर्व यानी पूरब दिशा, और ये आपको पश्चिम दिशा होगी। कुछ इस प्रकार से आप काफी किताब में देखते हैं। ऊपर आप उत्तर दिशा में जानते हैं, नीचे दक्षिण, इधर आपको पूरब और इधर पश्चिम। तो उत्तर में आपको कौन सा स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा स्थान है, पूरब में कौन सा स्थान है और पश्चिम में कौन सा स्थान है। तो इसका भी आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है यहाँ से। तो इसका भी मैं जानकारी दे दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा स्थान है, कौन सी नदी है, पश्चिम में, पूरब में, दक्षिण में, इस प्रकार से हम ये बता दें। तो उत्तर में आपको मांडा मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में मांडा होगी, लिख लीजिए मांडा। अभी हम सिर्फ स्थान पर ज्ञान करा दें। उत्तर में मांडा, दक्षिण में आपको लिख लीजिए दायमाबाद। दक्षिण में कौन सा स्थान है, तो दायमाबाद है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर। ये पुर है, मैं मिटा के फिर से लिख दे रहा हूं, पुर है आलमगीरपुर।
और पश्चिम में कौन सा स्थान है? तो पश्चिम में शुद्ध कांग्य डोर, शुद्ध कांग्य डोर, शुद्ध कांग्य डोर, शुद्ध कांग्य डोर। अब आपको यह तक जानकारी हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता में मांडा है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में आपको मांडा पड़ेगा, दक्षिण में दायमाबाद कहाँ पड़ेगा, पूरब में आलमगीरपुर पड़ेगा और पश्चिम में शुद्ध कांग्य डोर पड़ेगा। परीक्षा में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा स्थान है? तो आपको वहां मांडा बताना है, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में शुद्ध कांग्य डोर। या मांडा सिंधु घाटी सभ्यता के किस तरफ है? तो उत्तर दिशा में है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता के किस तरफ है? पूरब दिशा में। दायमाबाद कहाँ है? दक्षिण दिशा में। शुद्ध कांग्य डोर कहाँ है? तो पश्चिम दिशा में। आपको याद होना चाहिए। अब हम यहाँ आपको नदी बता दें कि उत्तर में कौन सा नदी है, दक्षिण में कौन सी नदी है, पूरब में कौन सी नदी है और पश्चिम में कौन सी नदी है, इन स्थानों के इर्द गिर्द। तो आपको उत्तर में अगर हम कहें तो उत्तर में आपको चिनाब नदी मिल जाएगी। उत्तर में आपको चिनाब नदी, लिख लीजिए, उत्तर में आपको चिनाब नदी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में है। चिनाब नदी का सिंधु घाटी सभ्यता के किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर दिशा में चिनाब नदी है, जबकि दक्षिण में प्रवरा नदी आपको याद करना है। प्रवरा नदी सिंधु घाटी सभ्यता के किस तरफ है? तो दक्षिण दिशा में। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में प्रवरा नदी है। पूरब में हिंडन नदी आपको मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में कौन सी नदी है? तो हिंडन नदी आपको मिलेगी सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में। और पश्चिम में कौन सी नदी है? तो सिंधु घाटी के पश्चिम में आपको दास्क नदी मिलेगी। तो लिख लीजिए दास्क नदी। तो ये नदियों का भी को याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में चिनाब नदी है, मांडा पड़ेगा। पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी पड़ेगी। दक्षिण में दायमाबाद नदी का नाम प्रवरा नदी और पश्चिम में शुद्ध कांग्य डोर दास्क नदी पड़ेगी। तो ये आपको, ये भी मैं ऐसे आप बना के लिख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दायमाबाद है, पूरब में आलमगीरपुर है, पश्चिम में शुद्ध कांग्य डोर है। नदियों को बता दें तो उत्तर में चिनाब नदी, पूरब में हिंडन नदी, दक्षिण में प्रवरा नदी और पश्चिम में दास्क नदी। कुछ इस प्रकार से आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए। अब आप सब लिख लिए होंगे, हम साइड में हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं एज और इसके आगे की जानकारी से परिचित कराते हैं। पॉइंट में आप सब लिखते हुए चलिए कि इसकी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के शुद्ध कांग्य डोर में थी दास्क नदी। वही जो मैंने अभी बताया था, आप उसको लिख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम में पाकिस्तान है। मैं अगर मैप बना दूं यहां आपको, कुछ इस प्रकार सा ये मैप है और मैप आपको यहां बता दें तो पश्चिम में आपको मिलेगा पाकिस्तान। ये वाला क्षेत्र आपको पाकिस्तान है
और ये वाला क्षेत्र आपको पाकिस्तान है। और यही पाकिस्तान के सुटकांगेडोर आपको कहाँ मिलेगा? तो सुटकांगेडोर एक सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है जो कि पाकिस्तान के सुटकांगेडोर में है। सुटकांगेडोर कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। तो इसकी पश्चिमी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुटकांगेडोर में थी जो डास्क नदी के तट पर है। ये सुटकांगेडोर आपको पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? डास्क नदी के किनारे। डास्क नदी के किनारे आपको यहां डास्क नदी के किनारे पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम में सुटकांगेडोर थी जो डास्क नदी के तट पर थी। अब उत्तर में यहां आपको जम्मू कश्मीर में मांडा है। मैंने आपको उत्तर में क्या बताया? मांडा। और मांडा आपको कौन सी नदी बताया था? तो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी के तट पर सिंधु घाटी के उत्तर में जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिण में मैंने यहाँ आपको महाराष्ट्र में दायमाबाद बताया था। और दायमाबाद कहाँ है? दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में है। मक्का किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में आपको दायमाबाद में कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको यहाँ दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। और आलमगीरपुर आपको मैंने बताया था, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो ये मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में मांडा बताया, चिनाब नदी के तट पर है। और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर। और पश्चिम में पाकिस्तान में सुटकांगेडोर दास नदी के तट पर। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के साइट हैं, याद कर लीजिएगा। दिशा से भी सवाल पूछ लिया जाएगा, राज्य पूछ लिया जाएगा, नदी किस नदी के तट पर है ये भी पूछ लिया जाएगा। तो किसी भी टाइप से सवाल पूछा जाए, चाहे नदी के नाम से पूछा जाए, चाहे राज्य के नाम से पूछा जाए, चाहे दिशा से पूछा जाए, किसी भी व्यू से सवाल गलत ना होने पाए। एग्जामिनर चाहे जैसे बझाने का प्रयास करे, आप सब बचेंगे नहीं। तो चलिए, आप सबको इतना पता हो गया होगा। अब ये दिन डालिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो आप सब इतना, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप सबको समझ में आ गई होगी। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हुई है तो कमेंट में बताइए, हम कमेंट पढ़ के आपके कंफ्यूजन का समाधान करेंगे। अब हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आप हेडिंग डालिए। और सिंधु घाटी के सभ्यता के स्थल से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और यहाँ से भी सवाल आप सभी की परीक्षा में आए तो गलत ना हो, ये मैं कोशिश करता हूँ। आप सभी समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल का नाम लिख लीजिए हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई थी। तो इसी हड़प्पा आप सिंधु घाटी सभ्यता की पहले स्थल का नाम है, पहली खुदाई में मिला था हड़प्पा। इस नाते सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले या परीक्षा में पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है,
तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई हमें मिली है हड़प्पा से मिली है, पहली साइट हड़प्पा है। इसी नाते सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का भी कहा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कब हुई? तो खुदाई लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आप हेडिंग डालिए और इसमें पहला हेडिंग डालिए, पहला स्थल का नाम हड़प्पा। हड़प्पा यहाँ आप ब्रैकेट में 1921 भी लिख लीजिएगा। ये 1921 का मतलब है कि 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा स्थल की खुदाई कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और इसकी खुदाई किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई किया था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ पूरा, आप सब लिख लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो लिख लीजिए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है के माउंट गोमरी जिला के मध्य में स्थित है। रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में जिले का नाम लिख लीजिए माउंट गोमरी। माउंट गोमरी जिला में स्थित है। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा कि हड़प्पा काल की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोटोंगमरी जिला में स्थित है। पाकिस्तान के तट पर माउंट गोमरी जिला में स्थित है। तो आपसे सवाल पूछ लेगा कि हड़प्पा किस वर्ष खुदाई हुई थी? तो वहां 1921 बताना होगा। किसने खुदाई की थी? दयाराम साहनी ने किया था। किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। किस देश में है? कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ है? किस जिले में है? तो पाकिस्तान में माउंट गोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। आपको इतना लिख लेना है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या हमें मिला है, ये भी सवाल पूछा जाता है, लिख लीजिए। तो अब हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बताने चल रहा हूँ वेरी मोस्ट चीज जो आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा से हमें इतिहास में कौन कौन सी चीज़ मिली है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हड़प्पा से हमें किन किन चीज़ों को चीज़ मिला है, किन किन वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं का नाम से हम परिचित हो जाते हैं, जिससे परीक्षा में कोई प्रश्न आए तो गलत ना होने पाए। आप लोग लिख लीजिए, हम हो गए हैं साइड में। तो उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। अब हम इतना करते हैं इरेज। और अब हम बताने चल रहे हैं कि हड़प्पा से
मिला क्या क्या है। तो नोट कर लीजिए, हड़प्पा से कुछ वस्तुएं भी मिली हैं। तो इन वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो हड़प्पा से पहला नंबर आप लिख लीजिए, कुम्हार की चाक। कुम्हार की चाक, यानी कुम्हार की चाक हमें कहां से मिला है? तो कुम्हार की चाक हड़प्पा से मिले हैं। अगला लिख लीजिए, अन्नागार। अन्नागार हमें कहां से मिला है? तो हड़प्पा से हमें अन्नागार भी मिला है। अन्नागार के साथ अगला लिखिए, श्रमिक आवास। यानी श्रमिक आवास हमें कहां से मिला है? तो हड़प्पा से हमें श्रमिक आवास मिला है। ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहां से आपको सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो आपको ये सारे सवाल यहां से मिल जाएंगे। तो हड़प्पा से हमें कुम्हार की चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक का मतलब मजदूरों का आवास मिला है हड़प्पा से। अब अगला लिखिए, मातृ देवी की मूर्ति हमें कहां से मिली है? तो मातृ देवी की मूर्ति भी हमें हड़प्पा से मिला है। मातृ देवी की मूर्ति हमें कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है मातृ देवी की मूर्ति। अगला लिख लीजिए, लकड़ी की ओखली हमें कहां से मिला है? तो लिख लीजिए, लकड़ी की ओखली भी हमें हड़प्पा से मिला है। लकड़ी की ओखली का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। अब इसके बाद अगला कौन सी वस्तु है? तो लिख लीजिए अगले वस्तु का नाम, लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत हमें कहां से मिला है? तो ये भी हमें हड़प्पा से मिला है। लकड़ी का ताबूत हमें हड़प्पा से मिला है। RH-37 एक कब्रिस्तान है, ये भी हमें हड़प्पा से मिला है। RH-37 क्या है? RH-37 एक कब्रिस्तान है। तो लिख लीजिए, RH-37 कब्रिस्तान हमें कहां से मिला है? तो ये भी हमें हड़प्पा से मिला है। नोट करते हुए एक एक करके सभी को लिख लीजिए। हाथी की कपाल हमें कहां से मिला है? अगला, हाथी की कपाल भी हमें हड़प्पा से मिला है। हाथी की कपाल हमें कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। एक एक वस्तुओं को लिख लीजिए। स्वास्तिक चिन्ह भी इसी में से मिला है। तो लिख लीजिए, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह भी निम्नलिखित में से कहां से मिला है? तो हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, जो ये वाला सिंबल हम कहीं कहीं बनाते हैं, तो ये सिंबल का नाम है स्वास्तिक चिन्ह। यही स्वास्तिक चिन्ह भी हमें हड़प्पा से मिला है। तो नोट कर लीजिए, हड़प्पा से मिले निम्नलिखित वस्तुएं। हमें हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, एक एक करके सभी को नोट कर लीजिए कि हड़प्पा से हमें कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी का ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी की कपाल मिली है और स्वास्तिक चिन्ह आप भी मिला है। तो स्वास्तिक चिन्ह के आगे एक ब्रैकेट में ये भी साइन बना लीजिएगा, इसी साइन को स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। तो ये सब हमें किस स्थल से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। आप सब लिख लीजिए। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम पुनः आपको एक डाउट क्लास के माध्यम से सारी समस्या का समाधान कर देंगे।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अगली हेडिंग डालिए, मोहनजोदड़ो से हमें क्या कौन सा स्थल मिला है। प्रमुख मोहनजोदड़ो की खोज भी खुदाई भी 1921 में हुई थी। तो चलिए इतना आप लिख लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ जिससे आपको लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इमेज। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में हड़प्पा मैंने पढ़ लिया, तो दूसरा हेडिंग डालिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो के आगे ब्रैकेट में 1921 लिख लीजिएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो की भी खुदाई हमें 1921 में की गई है। उन मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई है, तो 1921 में खुदाई की गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों कहिए तो मोहनजोदड़ो 1921 आप हेडिंग डाल लीजिए, और इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में हम इसी के क्रम से फिर आप सभी से जुड़ता हूँ, क्योंकि वीडियो हो जा रही है लंबी और बड़ी वीडियो में देखने में आप सभी बोर महसूस करते हैं। तो इस नाते हम आप सभी को छोटा छोटा वीडियो देना चाहते हैं। तो चलिए आप सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल से आप हड़प्पा को लिख चुके, पढ़ चुके, तो दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो के आगे 1921 लिख लीजिएगा, यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 में हुई थी। और हेडिंग डाल के अब हम अगले सेशन में अगले एपिसोड में फिर आते हैं और यहाँ से फिर शुरुआत क्रम जोड़ते हैं। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। बस आप सभी से तहे दिल से गुजारिश करता हूँ, साहित्य कोट कोट प्रणाम करते हुए गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच एक प्लेटफॉर्म आप सभी का है, और मंच पर आप सभी एक साथ आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो यहाँ से पब्लिश होते ही आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, सबसे पहले आपको मिलता रहे वीडियो, और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, 2-4 बार लगातार देखिए, जिससे सारी चीज़ें जानकारी पॉइंट आपको रट जाए, कभी दिमाग से भूले ना। तो और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यार आप सभी जहां भी सोशल साइट पे मौजूद हैं वहां हर ग्रुपों में से इतना शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक इसे फैला दीजिए, और आप सब जुड़ते जाइए। आप सभी प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र का पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ घर बैठे आपको तैयारी करवाने का मौका हम देंगे। पूरी कंप्लीट पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएंगे, साथ में पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध करवाऊंगा। और इतना ही नहीं, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहेगा, तो आपके कंपटीशन क्षेत्र के टॉप एजुकेटर को हम यहाँ मंच पर शामिल लाऊंगा, आमंत्रित करूंगा, और उनके माध्यम से भी सारी क्लासेस की पूरी कंप्लीट पाठ्यक्रम पीडीएफ निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा, ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट करते जाइएगा।
देते जाइएगा प्यार और सपोर्ट, इससे हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। तो ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, यहाँ से अगले वीडियो में इसके क्रम को जोड़ते हुए। तो चलिए, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।